जी dear students, previously we were talking about the factors affecting the rate of reaction. Rate of reaction है क्या, उसकी important types के बारे में हमने डिस्कस किया था, और then what are the important factors that affect the rate of reaction. तो उसमें हमने लास्ट टाइम जो है बेटा जो important factors थे उनमें से ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है इसको हमने डिस्कस कर लिया था। लाइट का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट होता है इसको भी हमने इफेक्ट किया था, और कैटलिस्ट जो है इसका क्या इफेक्ट होता है। इसमें हमने एक प्रोसेस पढ़ा था जिसे हम कैटालिसिस कहते हैं कि कैटलिस्ट यूज़ करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का जो प्रोसेस है उसको हम कैटालिसिस कहते हैं। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर का ये है कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kinetic energy, and kinetic energy is directly proportional to collisions. Collisions are directly proportional to product and hence the rate. अब इसमें मतलब ये है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनमें फिर ज़ाहिर बात है कुलियन ज़्यादा होते हैं, और ये जो कुलियंस हैं ये आगे दो किस्म के हैं। एक होता है इफेक्टिव कुलियन और एक होता है इनइफेक्टिव कुलियन। इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कुलियंस में क्या फ़र्क है जी। इफेक्टिव कुलियन डेफिनेटली वो होता है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब टकराते हैं एक दूसरे के साथ, तो आफ्टर कुलियन व्हेन दे मूव अपार्ट दे हैव अ केमिकल चेंज इन देम, उनमें अगर एक केमिकल चेंज आ चुका हो तो इसको हम इफेक्टिव कुलियन कहते हैं। तो मतलब यही है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराए और टकराने के बाद अगर वो प्रोडक्ट में तब्दील हो गए हैं तो इसको हम इफेक्टिव कुलियन कहते हैं। और इनइफेक्टिव में इसकी अपोजिट सिचुएशन है कि व्हेन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर एंड आफ्टर कुलियन व्हेन दे मूव अपार्ट, जब वो अलहदा होते हैं they do not undergo any physical or chemical change in them, so then such type of collision is known as ineffective collision. ये जो effective collision है इसको fruitful collision भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं ये fruitful collision? बिकॉज इसके अंदर फ्रूट यानी प्रोडक्ट की सूरत में आपको हासिल होता है। लेकिन ये जो इफेक्टिव कुलियन है इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जी। कंडीशंस ये हैं कि एक तो जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है आइदर दैट शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और देयर काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मतलब जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो या काइनेटिक एनर्जी ख़ास तौर पर वो या तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। और दूसरी कंडीशन इसमें ये आती है प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव सूटेबल ओरिएंटेशन। इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है बेसिकली दैट्स अ बैरियर बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इस साइड पे रिएक्टेंट्स हैं और इस साइड पे क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। जब तक रिएक्टेंट्स के पास इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकेंगे और इस तरह प्रोडक्ट जो है वो नहीं बन सकता। तो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक मेन एनर्जी बैरियर है उससे ज़्यादा होनी चाहिए ताकि रिएक्टेंट इसको क्रॉस करके प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए। तो इसलिए ये जो पहली कंडीशन है इसलिए रखी गई है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं दे मस्ट हैव काइनेटिक एनर्जी आइदर इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और सेकंड कंडीशन क्या है जी, सेकंड ये है कि दे मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब एक बैट्समैन है वो बैटिंग कर रहा है तो अब वो ये वेट ना करे कि जो है ना बॉलर उसको हमेशा बॉल जो है वो मिडल ऑफ द बैट पे देगा। तो बैट्समैन जो है ना उसको थोड़ी बहुत फ्रंट फुट या बैक फुट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है बॉल पे आने के लिए ना। मतलब बाल का तो उसे क्रीज छोड़ के आगे फुट मतलब फ्रंट फुट का इस्तेमाल करते हुए फिर उसको मतलब
ऐसी बॉल के साथ बैट की ओरिएंटेशन ऐसी करनी है कि वो जो बॉल है दैट शुड बी एट द मिडल ऑफ द बैट, ताकि वो प्रॉपर हिट हो सके। अगर बॉल जो है उसकी और बैट की जो अरेंजमेंट है या ओरिएंटेशन है वो इस तरह है कि एज लग जाता है या वो जो बॉल है वो बैट के टॉप पे लगती है, तो ज़ाहिर बात है वो फिर कैच खड़ा हो जाता है और इस तरह जो है ना वो उसमें आउट होने के चांसेस होते हैं। तो मुख्तसर बात ये है, प्रॉपर ओरिएंटेशन बड़ी ज़रूरी है। अब मैंने अगर किसी को ये किक करना है या ये जो है वो मारना है, मैंने मुक्का मारना है, तो उसके लिए अगर वो बंदा आके मुझे पीछे से पकड़ लेता है तो मैं उसको प्रॉपर वे में ज़ाहिर बात है नहीं मुक्का लगा सकता। हाँ, मैं क्या करूँगा, उसको पीछे से खींच के सामने लाऊंगा और फिर, तो मतलब ये इसको ओरिएंटेशन कहते हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन। यानी इफ़ेक्टिव कोलिजन के लिए जो है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना दोनों कोलाइडिंग मॉलिक्यूल का वो बहुत ज़रूरी है। तो दीज आर सम इसेंशियल कंडीशंस फॉर इफ़ेक्टिव कोलिजन। इफ़ेक्टिव कोलिजन के लिए इसेंशियल कंडीशंस जो हैं वो क्या हैं वो आपने देख ली। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं होती तो फिर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन होगा वो इनइफेक्टिव कोलिजन होगा। अगर आप इफेक्टिव कोलिजन करवाना चाहते हैं तो आपको इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। एनी हाउ, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में इफेक्टिव कोलिजन्स की तादाद बढ़ती है, प्रोडक्ट डेफिनेटली फिर ज़्यादा बनेगा और हैंस द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंक्रीज। तो ये था जी मोटी मोटी बात कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके लिए एक और भी चीज़ है जी, बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जी। बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है? एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं जी काइनेटिक एनर्जी और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। तो ये फर्ज के इस तरह का आपके पास कर्व आती है, इसमें ये वाली लाइन जो है ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब देखें, जब रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ज़्यादा होगी तो वो ये रिएक्टेंट हैं। इस कर्व का जो शेडेड एरिया है, यानी दीज आर द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इतने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो इस कर्व के नीचे नीचे आ रहे हैं, ये वो हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ज़्यादा है। मतलब ये वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं जिनमें इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है। तो दिस इज़ एट T1, यानी ये वाली जो कर्व हमने हासिल की है, सपोज ये T1 पे हमने हासिल की है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, ये जो सेकंड कर्व है ये मैंने एक और टेम्परेचर पे बनाई है T2 पे, ये पहली वाली T1 पे थी और यहाँ आप ये कह लीजिए कि T2 इज़ ग्रेटर दैन T1। तो अब देखिए इसका जो शेडेड एरिया बनता है ये तो उससे कहीं ज़्यादा है। तो मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आप देखें नाउ ग्रेटर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं दैट विल अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन, यानी अब बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें इफेक्टिव कोलिजन जो है वो हो सकता है। अब ये देखिए, ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाली लाइन है, अगर आप इसको राइट या लेफ़्ट भेजते हैं देन व्हाट हैपन्स, इसका क्या इफेक्ट होगा। अगर मैं इसको राइट साइड पे यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बढ़ा देता हूँ, फिर इफेक्टिव कोलिजन्स कम हो जाएंगे। अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड पे मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज़ कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, देन क्या होगा कि इफेक्टिव कोलिजन्स की तादाद बढ़ जाएगी। तो ये बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट था, इसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी पेश किया था। तो ये वाली जो कर्व यहाँ बनी हुई है, ये भी इनफैक्ट टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होता है, तो पता ये चला टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, इफेक्टिव कोलिजन्स की तादाद बढ़ जाती है। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं कि
आपने पढ़ा होगा कि वो कहते हैं जी जब आप टेम्परेचर डबल या ट्रिपल यानी एवरी 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन रेज इन टेम्परेचर, इससे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना जी वो अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाता है। ट्रिपल भी हो सकता है लेकिन मेन बात यह है कि अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाता है। इन व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ट्वाइस। इसकी वजह सिंपल है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टेंट में जो इफेक्टिव गुलियंस हैं उनकी तादाद जो है वो डबल हो जाती है। तो अब इसमें एक और चीज़ भी है कि आपने ये 2 की पावर n और n जो है ये इसको वैसे तो मैथ की लैंग्वेज में भी इसको कुछ बना सकते हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड का हर बैच जो है उसको आप उस n की वैल्यू उसकी जगह आप पुट करेंगे। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि हम टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रेज दे रहे हैं एंड टेम्परेचर इंक्रीज जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 60 केल्विन है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के इसमें 6 बैचेस बनेंगे। मतलब फिर ये हुआ कि यहाँ n की वैल्यू हो गई 6, n की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। यहाँ आप n की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 2 को आप 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें, चार 8 16 32। इसका मतलब ये है, देखें सपोज ये बात तो तय है कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन रेज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ट्वाइस। अब बात ये है कि सपोज वो कहते हैं कि 60 या 70 या 80 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड के 6 बैचेस बनेंगे, यानी n की वैल्यू 6 पुट करोगे तो 2 की पावर 6 जो होता है ये 64 बनता है। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अपने ओरिजिनल रेट से 64 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये मैंने मतलब एक आपको एग्जांपल दिया है, इसमें कुछ आपको न्यूमेरिकल बता देते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपको कहते हैं कि ये एक रिएक्शन है, इसका आपको वो कहते हैं जी इसका जो रेट है वो 2.5 या 2.2 10⁻³ देखिए जी पहले 25 था टेम्परेचर और उस पर रेट ऑफ रिएक्शन ये दिया हुआ। अब आपसे ये कहा गया व्हाट वुड बी द रेट ऑफ सेम रिएक्शन एट 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 25 से 55 अगर आप देखें तो ये जो डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर वो कितना है जी 30 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो इसमें n की वैल्यू 3 बन रही है, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड के जो बैचेस बनेंगे 30 में, यानी एक पहला 10 का, फिर 20 तक 2 हो गए, 30 तक 3 हो गए, तो n की वैल्यू 3 है। तो 2 की पावर 3 अगर आप करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है अपने ओरिजिनल रेट से 8 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगा। अब इसको आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है तो या इसको आप 1.76 10⁻⁴ ये जनाब इसका आंसर होगा। अगर ये जो रेट था इसको ना आपने मल्टीप्लाइड बाय 8 कर देना है,
यानी रेट ऑफ रिएक्शन इससे 8 टाइम्स जो है वो बढ़ जाता है। इसको हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने ओरिजिनल रेट से 8 टाइम बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड के 3 पैचेस बनेंगे। मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था 2 की पावर n वाला। इसमें n की जगह आप 3 पुट करेंगे तो ये 8, तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये था व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें एक और मेन चीज़ है जी, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो ये है स्मॉल के आर्हेनियस इक्वेशन ये आपके सामने है जी। तो दिस इक्वेशन बेसिकली टेल्स अस द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट, बेस ऑफ नेचुरल लॉग ई। मतलब ये एक लॉग, आप ऑर्डिनरी लॉग भी होता है उसका बेस 10 होता है, जिसको आप LOG से लिखते हैं, इसका बेस 10 होता है। और ये नेचुरल लॉग जो है इसको NL से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका बेस E होता है। तो ये 2 किस्म के लॉगरिथम जो है ना, इनसे हमारा वास्ता पड़ता है। बाकी ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। तो दिस इज़ बेसिकली आर्हेनियस इक्वेशन, और ये टेम्परेचर, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट के दरमियान रिलेशनशिप को शो करती है। तो इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। उसी आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर हमको डिफरेंट ऑपरेशंस लगाते हैं। उसको फर्ज किया फ़लाँ चीज़ से मल्टीप्लाई किया, फ़लाँ से डिवाइड किया, फिर उसको नेचुरल लॉग को ऑर्डिनरी लॉग में कन्वर्ट किया। ये सारा कुछ कराने के बाद इसकी एक ये फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म भी आती है। इस फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म में जो फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म है, ये मैथ में आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ की ये इक्वेशन है y = mx + c। इसमें आप ये देख सकते हैं, ये वाली जो चीज़ है m बेसिकली होता है जी स्लोप, और c जो है बेसिकली दिस इज इंटरसेप्ट। देखो, जब आप एक ग्राफ बनाते हैं तो उसमें सिर्फ ये 2 चीज़ें कांस्टेंट आ रही हैं, एक आपके पास m और एक c। बाकी y और x ये दोनों क्या हैं, ये कांस्टेंट नहीं है, बल्कि क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो जब भी आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ज़ाहिर बात है 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको चाहिए। एक आपने x एक्सिस पे लेनी होती है, एक y एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे आप ले रहे हैं जी टेम्परेचर इनवर्स, और y एक्सिस पे ले रहे हैं आप लॉग के। इसमें स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए स्ट्रेट लाइन यूँ ऊपर से नीचे आएगी। अगर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होती तो फिर ये नीचे से ऊपर जो है वो स्ट्रेट लाइन नीचे से ऊपर जो है वो जाती। तो मीन्स ये है कि अब स्लोप और इंटरसेप्ट क्या चीज़ है, इस स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करती है
ये जो स्ट्रेट लाइन है वाई एक्सिस को यहाँ टच कर रही है, तो यहाँ से लेकर ये ओरिजिन तक ये जो वैल्यू है ये log a यानी इंटरसेप्ट की वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बाकी स्लोप क्या होता है, कोई से दो पॉइंट्स को आप मिलाएं इस तरह, ये स्लोप है, तो स्लोप की वैल्यू आपने देखी है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और डिवाइडेड बाय 2.303 आर। तो ये आर्हीनियस इक्वेशन में मुख्तलिफ चीज़ें ये आपको पूछी जा सकती हैं कि जो हम ग्राफ बनाते हैं वो किन दो फिजिकल क्वांटिटीज़ में होता है जी। वाई एक्सिस पे लॉग के है, के क्या चीज़ है, रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट का लॉग ले लें वो वाई एक्सिस पे, और टेम्परेचर इनवर्स आप ले लेंगे एक्स एक्सिस पे। इनके दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं। स्लोप की वैल्यू चूँकि नेगेटिव है इसलिए ये इस तरह ग्राफ जो है ये जो लाइन है वो ऊपर से नीचे आएगी। और इंटरसेप्ट क्या होता है यहाँ log ए क्या है, आर्हीनियस कांस्टेंट है, आपको पहले बताया है, और इसकी वैल्यू कुलियन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। कुलियन फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ कुलियंस पर यूनिट टाइम, दिस इज नोन एज कुलियन फ्रीक्वेंसी। तो ये आर्हीनियस इक्वेशन है। इसमें भी मज़ीद कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आर्हीनियस इक्वेशन में ग्राफ किन दो फिजिकल क्वांटिटीज़ में प्लॉट किया जाता है, तो वो जनाब टेम्परेचर इनवर्स और log के आ जाएगा। फिर जी इसमें इंटरसेप्ट किस चीज़ के इक्वल होता है, log a के, और स्लोप क्या है -EA/2.303 आर। ये आपको याद होने चाहिए। इसमें मज़ीद ये है कि ये यूनिट ऑफ स्लोप पूछ लेते हैं कि आर्हीनियस इक्वेशन में स्लोप का यूनिट क्या होता है। तो आपको पता स्लोप हमने किस चीज़ के इक्वल किया, ये -EA, ये 2.303 आर। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जूल पर मोल में मेजर की जाती है, और आर की वैल्यू आपने सिस्टम इंटरनेशनल में देखी थी, वो क्या थी 8.3143 यूनिट साथ है जूल पर मोल पर केल्विन। ये आर का यूनिट जो है जूल पर मोल पर केल्विन है। इसमें अगर गौर करें तो जूल पर मोल से कैंसिल हो गया, ये पर केल्विन जो है ये ऊपर आके ये नॉर्मल केल्विन बन जाएगा। तो पता चला कि आर्हीनियस इक्वेशन में स्लोप का जो यूनिट होता है वो क्या होता है जी, केल्विन होता है। तो और किस चीज़ का यूनिट बेटा केल्विन होता है, टेम्परेचर का यूनिट जो है वो भी केल्विन होता है। तो इस तरह स्लोप का यूनिट आपसे पूछा जा सकता है। तो दैट वाज ऑल द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ इफेक्ट ऑफ concentration of reactants on the rate of reaction. Effect of concentration of reactants on the rate of reaction. इसमें यह है कि rate of reaction is directly proportional to molar concentration of reactant। ऐसा आपने law of mass action जो है उसके अंदर पढ़ा हुआ है कि rate of reaction जो होता है वो reactants की concentration के directly proportional है। मतलब reactant की concentration बढ़ाएंगे तो rate of reaction भी बढ़ेगा, और अगर reactants की concentration कम करेंगे तो rate of reaction कम हो जाएगा। इसमें सपोज आपके पास ये एक रिएक्शन है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज किया। ये मेरे पास जो इक्वेशन आई है इसको मैं रेट इक्वेशन कहता हूँ, रेट इक्वेशन, या इसको आप रेट लॉ भी कह सकते हैं। सॉरी, रेट इक्वेशन या रेट लॉ। तो रेट इक्वेशन या रेट लॉ बेसिकली टेल्स अस a mathematical relationship between the rate of reaction and molar concentration of reactants।
यानी रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है इसको हम रेट लॉ या रेट इक्वेशन कहते हैं। इसमें ये रेट कांस्टेंट कहलाता है। ये इसको आप वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट जो है ये स्मॉल के जो है ये कहलाता है। अगर आप जो है दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बराबर ले लें 1 मोल पर डेसिमीटर और इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास इसको स्पेसिफिक रेट लॉ कहते हैं या वेलोसिटी कांस्टेंट जो है आपका रेट कांस्टेंट उसकी डेफिनेशन भी यही है। यानी अगर आप रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट की डेफिनेशन करना चाहते हैं तो आप बताएंगे कि द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। जब आप तमाम रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन को 1 के इक्वल लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट के इक्वल आता है। तो यहाँ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है ये हमने वही लॉ ऑफ मास एक्शन से लॉ ऑफ मास एक्शन से हमने सपोर्ट ली कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। फिर ये मैंने एक फर्जी रिएक्शन लेके आपको स्पेसिफिक रेट लॉ या वेलोसिटी कांस्टेंट वगैरह जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो भी बताई। अब बात ये है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ। ये जो रेट लॉ है इसको कैसे डिटरमिन किया जाता है, इसके जो मेथड्स हैं ये 2 मेथड हैं। पहला आपको रिएक्शन मैकेनिज्म स्टेप वाइज डिटेल पता होनी चाहिए। पहले स्टेप में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तो स्टेप वाइज आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप है उस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल डेटा आपके पास होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो या दोनों में से कोई एक चीज़ भी है तो किसी भी रिएक्शन के बारे में अगर आपको इन दोनों में से कोई एक चीज़ मौजूद है तो आप उसकी जो रेट लॉ है या रेट इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि शायद रेट लॉ या रेट इक्वेशन जो है ये शायद बैलेंस केमिकल इक्वेशन से बनाई जाती है। तो ऐसा नहीं है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये नहीं बनाई जाती। इसको बनाने के लिए ये दोनों चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए जी आपके पास ये एक रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ने अपनी ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड को दे दी और वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो गए और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड खुद रिड्यूस होकर नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील हो गई। इस इक्वेशन की अगर हम रेट इक्वेशन बनाते हैं अच्छा जी, ये 2 रेट इक्वेशंस जो हैं इसके लिए मैंने सजेस्ट किए हैं।
तो इन दोनों में से आपको कौन सी प्रॉपर लग रही है? अगर तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो ये वाली लग रही है, NO2 का एक मॉलिक्यूल है, 1 मोल है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 1 है। ये तो है थ्योरेटिकल, जो कि हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से तो ये ठीक नहीं है जी, ये वाली करेक्ट है, ये इसकी एक्चुअल रेट इक्वेशन है जिसमें NO2 के 2 मोल हैं। हालांकि अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो उसमें तो NO2 के 2 मोल नहीं है, बल्कि 1 ही मोल है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी था जो कि इसमें शामिल नहीं किया गया। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पता होना चाहिए। ये मैकेनिज्म है। ओवरऑल देखेंगे NO3 से कैंसिल हो गया, ये NO2 एक NO2 से भी कैंसिल हो गया। अब बच गया आपके पास वही जो हमारा नेट रिएक्शन मैंने स्टार्ट में लिखा था, वही रिएक्शन आ रहा है। इसमें ये जो पहला स्टेप है ये जनाब स्लो है, और दूसरा स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है। तो स्लो स्टेप में NO2 के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिल रहे हैं, इनमें भी मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ये NO2 का मॉलिक्यूल अपनी ऑक्सीजन इसको दे के ये NO3 बन गया, और ख़ुद ये रिड्यूस होके NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अगले स्टेप में ये फिर NO3 जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड को अपनी ऑक्सीजन दे के कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील कर देता है, और ये खुद रिड्यूस होके NO2 में तब्दील हो जाता है। अब स्लो स्टेप जो होता है इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। स्लो स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो उस स्लो स्टेप के मुताबिक अगर आप रेट इक्वेशन बनाएं तो वो कुछ यूं बनेगी। यानी हमेशा हमने स्लो स्टेप के अंदर जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब यहाँ एक ही रिएक्टेंट है यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके 2 मोल 1 और 1 2 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये हमने जनाब इसकी रेट इक्वेशन बनाई। तो मतलब रेट इक्वेशन बनाने के लिए आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म पता होना चाहिए स्टेप वाइज, और स्लो स्टेप जो होता है दैट इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्लो स्टेप में जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उसी हिसाब से आप इक्वेशन जो है वो बना देंगे। एग्जाम्पल 2 है जी, ये एक रिएक्शन है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस अपने ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे रही है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो गई और नाइट्रोजन गैस जो है वो बन चुकी है। अब अगर हम इसका भी मैकेनिज्म देखें, स्टेप 1 में ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल से रिएक्ट करते हैं, और दूसरे स्टेप में अगर हम इन दोनों को ऐड करके नेट रिएक्शन देखें, हाइड्रोजन का 1 और 1 2 मोल है।
इसमें अब पहला स्टेप स्लो है और दूसरा स्टेप फास्ट है। तो हमने रेट इक्वेशन हमेशा स्लो स्टेप के मुताबिक बनानी है। तो इसकी जो रेट इक्वेशन बनेगी, स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट हिस्सा ले रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है इसके 2 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हाइड्रोजन का जस्ट 1 मोल। ये इसकी एक्चुअल रेट इक्वेशन जो है वो बनती है। ये वाली तो एक्चुअल है। थ्योरेटिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन से बनाई जाती है रेट इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन गैस के भी 2 मोल है, नाइट्रिक ऑक्साइड के भी 2 मोल है, तो वो दोनों आप लिखेंगे तो ये थ्योरेटिकल रेट इक्वेशन है। ये था कि अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पता हो तो उसकी मदद से आप जो है वो रेट इक्वेशन बना सकते हैं। इसका एक और तरीका भी है। अच्छा जी, ये कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है इस रिएक्शन के बारे में। ये रिएक्शन था इस रिएक्शन के बारे में आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन है। इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को इस्तेमाल करते हुए भी हम रेट इक्वेशन जो है वो बनाएंगे। इसमें जो मेन प्रिंसिपल यूज़ होता है वो है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस ये कहता है कि जब आपके पास, ज़ाहिर बात है, हमेशा एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो हम एक वक्त में सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में थोड़ी बहुत तब्दीली करते हैं और फिर देखते हैं कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट जो है वो आ रहा है। उस दौरान बाकी जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, और जिस रिएक्टेंट के अमाउंट को हम एक्सेस में लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। जैसे आप ये देखिए, ये तकरीबन 6 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं। पहले 3 एक्सपेरिमेंट्स में, ये 1 2 3, पहले 3 एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया गया है, इनके अंदर हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो नाइट्रिक ऑक्साइड की इनिशियल कंसंट्रेशन से 9 टाइम्स ज़्यादा ली गई है। तो जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, एक्सेस में होती है, दैट्स कंसीडर्ड एज अ कांस्टेंट। ये देखें, इन 3 एक्सपेरिमेंट्स में इसको हम कांस्टेंट ही लेंगे, ये तब्दील नहीं करेंगे। हाँ, दूसरा रिएक्टेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन आप थोड़ी थोड़ी करके तब्दील करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके मुकाबले में साथ साथ तब्दील होता है। इसकी मिसाल मैं अक्सर यूँ देता हूँ कि जिस तरह समंदर है, समंदर के अंदर अगर आप कोई 100-200 पानी की बाल्टियाँ डाल दें या निकाल लें तो उसकी
जो समंदर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पानी की उसके अमाउंट के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नहीं होगा कि 100 बाल्टी आप निकालोगे तो शायद समंदर खुश्क होना शुरू हो जाएगा, या 100 बाल्टी आप डाल देंगे तो समंदर में शायद फ्लड आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो वहाँ एक्सेस में, या सेम एक आदमी है बिलियनर है, तो उस बिलियनर से अगर आपको 10-15 रुपये ले लेते हैं या उसको 10-15 रुपये दे देते हैं तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक आदमी गरीब है, उसके पास है बेचारे के पास 100-200 रुपये कमाने वाला दिहाड़ीदार मजदूर है, तो उसके लिए तो 15-20 रुपये भी बड़ी अमाउंट होती है। उसको आप 15-20 रुपये उसको दे देंगे या उससे ले लेंगे तो उससे उसको बड़ा इफेक्ट होता है। तो वो रिएक्टेंट जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसकी कंसंट्रेशन अगर आप थोड़ी बहुत भी अफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन की सेहत पे उसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में होता है, बिलियनर होता है, उसमें अगर आप थोड़ी बहुत तब्दीली करेंगे भी सही तो रेट ऑफ रिएक्शन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो हम एक वक्त में एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्सेस में लेते हैं। जैसे यहाँ पहले 3 एक्सपेरिमेंट में हमने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को एक्सेस में लिया और इसको हमने कांस्टेंट लिया। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को नोट करें, इसको जब मैंने डबल किया है 1.01 से 0.2 डबल किया है तो रेट ऑफ रिएक्शन जनाब 4 टाइम बढ़ गया। ये इस वैल्यू को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रेट ऑफ रिएक्शन अपनी इनिशियल वैल्यू का 4 टाइम बढ़ चुका है। और इसी तरह जब मैं नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को ट्रिपल करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन अपनी इनिशियल वैल्यू का जो है वो 9 टाइम जो है वो बढ़ जाता है। इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वैल्यू बनती है। तो ये पहले 3 एक्सपेरिमेंट्स को अगर हम मैथ की लैंग्वेज में लिखें तो इसका ये मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन की डबल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो ना, नाइट्रिक ऑक्साइड की जगह अगर मैं 2 लिखता हूँ तो मतलब इसको मैं अगर डबल करता हूँ तो 2 का स्क्वायर यानी रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम बढ़ जाता है। अगर मैं नाइट्रिक ऑक्साइड की जगह 3 लिखता हूँ यानी इसकी कंसंट्रेशन को अगर मैं ट्रिपल कर रहा हूँ तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यानी रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर आगे ये जो 3 एक्सपेरिमेंट अगले हैं उनमें अगर गौर करें, अब हमने ये किया है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन स्मॉल ली है, हाइड्रोजन की इनिशियल कंसंट्रेशन के मुकाबले में नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो 6 टाइम्स ज़्यादा है। जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, एक्सेस में होगी, वो कांस्टेंट कंसीडर होगा, और जिसकी स्मॉल है उसको थोड़ा थोड़ा करके आप तब्दील कर रहे हैं। डबल किया तो आपने देखा रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। जब आपने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ट्रिपल हो गया। अब इन तीनों एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है उसकी सिंगल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सिंगल पावर से मुराद ये है कि अगर हम हाइड्रोजन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। अगर आप हाइड्रोजन को ट्रिपल करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो जाएगा। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को आप हाफ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाएगा। तो मतलब जो चेंज आप हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में करेंगे सेम चेंज रेट ऑफ रिएक्शन में आपको ऑब्जर्व होगी। अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास ओवरऑल साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब आप इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। तो दिस इज एक्चुअल रेट लॉ। तो इस रिएक्शन का जो एक्चुअल रेट लॉ है वो इसी तरह बनाया गया है। तो मतलब इसमें हम मेन जो प्रिंसिपल है वो मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस जो है उसको यूज़ करते हैं। मतलब आप एक वक्त में एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को एक्सेस में ले लेते हैं और जिसको आप एक्सेस में लेंगे वो कांस्टेंट कंसीडर होगी। उस दौरान दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप थोड़ा थोड़ा तब्दील करेंगे और देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। तो ये था कि रेट लॉ या रेट इक्वेशन जो है वो कैसे बनाई जाती है। नाउ हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है वो डिफरेंस है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये देखें, यही वाला जो रिएक्शन था मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली है क्या,
द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स या द सम ऑफ पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको दे रखी है, इसमें ये रिएक्टेंट्स के जो कोफिशिएंट्स हैं इनका जो सम होता है इसको हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी आ रही है फोर बन रही है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है रेट लॉ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये है कि इन रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन, यानी इस रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर या एक्सपोनेंट है वो 2 है और उसका एक्सपोनेंट 1 है, तो 2 + 1 क्या है जी 3। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 3 है। हर रिएक्टेंट का आप इंडिविजुअल ऑर्डर जो है वो भी निकाल सकते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑर्डर 2 है और हाइड्रोजन का ऑर्डर 1 है, तो 2 + 1 ये ओवरऑल इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है, इस रिएक्शन का ऑर्डर 3 है। तो दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कह सकते हैं। जहाँ तक मॉलिक्यूलरिटी की बात है, तो मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल टर्म है और इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाला जाता है। इसमें रिएक्टेंट्स के जो कोफिशिएंट्स होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो उनका जो सम होता है दैट्स नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। अब मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल चीज़ है क्योंकि आप इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट कर रहे हैं। जहाँ तक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है क्योंकि ये रेट लॉ या रेट इक्वेशन से फाइंड आउट की जाती है। रेट इक्वेशन या रेट लॉ में रिएक्टेंट्स की जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं, उनकी जो पावर्स हैं, उन पावर्स का या एक्सपोनेंट्स का जो सम होता है दैट्स नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कुछ टाइप्स भी हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। वैसे तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भी होते हैं। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। इनकी डिटेल में जाने से पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट सीखना होगा। वह थी हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ को हम T½ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वो टाइम है जिसमें रिएक्टेंट्स की 50% अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाती है। तो यानी टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज हाफ लाइफ। अब ये हाफ लाइफ फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, या n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और E क्या है, initial concentration of reactants। ये दो चीज़ें जो हैं वो मतलब इसके अंदर आती हैं, यानी हाफ लाइफ पीरियड फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये एक रिलेशन है। इसमें कुछ अगर हम एग्जांपल्स की तरफ आएँ तो ये जो N2O5 है, इसकी जो हाफ लाइफ है ये 24 मिनट्स है जी। और सेम यूरेनियम जो है इसकी हाफ लाइफ भी थोड़ी सी है जी, 710 मिलियन ईयर्स, 710 मिलियन ईयर्स जो है, दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम। मतलब इतना टाइम जब गुजरता है तो यूरेनियम की अमाउंट जो है वो हाफ रह जाती है।
ये एक मैं छोटा सा आपको टेबल बना के दे रहा हूँ। एक साइड पे हाफ लाइफ आ जाएंगी, फिर अमाउंट डीकम्पोज कितनी हुई, अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड, ये सब कुछ आ रहा है जी। हाँ, पहली हाफ लाइफ में 50% अमाउंट डीकम्पोज हो जाती है और 50% ही रह जाती है। अगली में 25% रह जाएगी, फिर इतनी रह जाएगी। इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं, ये भी अक्सर आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। टाइम बचाने के लिए आप इनको चाहें तो ज़बानी ज़हन में रख लें। यानी पहली हाफ लाइफ में 50% अमाउंट डीकम्पोज हो जाती है और 50 रह जाती है। दूसरी हाफ लाइफ में उस 50 का हाफ रह जाएगी, तीसरी में 12.5% रह जाएगी और चौथी में उसका भी हाफ रह जाएगी, पाँचवीं में उसका भी हाफ रह जाएगी। तो डीकम्पोज कितनी होती है? सपोज आपको ये ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स कोई भी जो रिएक्टेंट है उसकी कितनी अमाउंट डीकम्पोज हो जाती है? तो 93.75% अमाउंट डीकम्पोज हो जाती है और 6.25% अमाउंट जो है वो दैट लेफ्ट बिहाइंड। इसको अगर आपको ये भी याद नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, इसका एक और शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूँ। अमाउंट लेफ्ट आफ्टर that's equal to 1 over यहाँ ए भी ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ फार्मूला ए है। ए क्या चीज़ है? इनिशियल कंसंट्रेशन 100। अब फर्ज क्या आपको कहा जाता है ये बताएं अगर कोई चीज़ 4 हाफ लाइफ के बाद कितनी रह जाएगी, तो 2 की पावर 4 जो होता है 16, तो 100 को 16 पे डिवाइड करें तो ये तकरीबन 6.25% इतनी अमाउंट जो है वो 4 हाफ लाइफ्स के बाद रह जाती है। 100 की बजाय ये तो है ना परसेंटेज निकालने के लिए, अगर आपको वो कहते हैं जी एक रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल अमाउंट हमने 20 ग्राम लिया है तो 20 ग्राम में से इतना टूट गया, बाकी कितना बच गया, तो वो निकालने के लिए भी जो है वो आप वहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी भी है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ये कुछ हाफ लाइफ्स थी। तो बाकी जो है इसमें